अभी चालू करते हैं कंप्यूटर का, जो कि है पहला कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। कमेंट करके बताइए। चलो, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आपस में बात कर लीजिए। चालू करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहां पे होता है, मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहां पे होता है, कमेंट करके बताइए। हाइब्रिड समझते हो ना, आप मार्केट में जाइए गोभी लेने के लिए, गोभी मिलेगा आपको हाइब्रिड, मतलब उसको खुद से बनाया जाता है, देसी गोभी अलग रहता है ना। तो इसके बारे में समझाऊंगा मैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ना। चलो बताइए। देखिए, कंप्यूटर चाहे कुछ भी हो, वो सभी जगह इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के कार्य में बड़े उद्योगों में होता है, व्यवसाय फर्म में होता है, चिकित्सा में। तो समझेंगे ड्राइंग से। अगर आप इस ड्राइंग को अच्छे से देख पा रहे हो, तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो थे एनालॉग, वो डिजिटल नहीं थे, एनालॉग थे, बहुत स्लो चलते थे, बहुत धीरे चलते थे, है ना। अभी कंप्यूटर क्या है, डिजिटल है अभी के कंप्यूटर। और जो अभी का लेटेस्ट है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। वो एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, मतलब बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और टच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंबाइन कर दिया गया है, दैट कॉल्ड टू हार्डवेयर कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको समझेंगे परिभाषा में कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुण समावेश होते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग मतलब बटन भी काम करेगा, टच भी काम करेगा, दैट कॉल टू मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी था कि होता क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर। मेरे हिसाब से बफरिंग की शिकायतें मुझे दिख रही है। 2 मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, क्योंकि मैं बताया ना कि हमारे यहां जो इंटरनेट आता है वो नासा से आ रहा है। कहां से आता है, नासा से आता है हमारे यहां इंटरनेट, नासा वाले भेजते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, डिजिटल होना क्या बताता है, क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। हमारे इंटरनेट वाले क्या नासा से भेजते हैं मेरे पास, पहले नासा में जाता है यहां से, फिर मेरे घर पे छतरी लगा हुआ है। कितनी बार समझाया इन लोगों को नेट वेट को कम से उसको ठीक से रखो करके। जवाब दीजिए, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है, क्या करता है, जवाब दो मुझे कमेंट करके। डिजिटलीकरण संदर्भित करता है कि डिजिटल होना क्या बताता है, चलो जवाब दीजिए और कमेंट करके बताइए बच्चों। सवाल तगड़े हैं, तगड़े सवाल है, सरल लगेंगे पर ऐसा नहीं है कि वो उसको आगे समझोगे नहीं। भाई डिजिटल हो गए ना आप पहले आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, कितने कार्ड बन गए हैं। डिजिटलीकरण, आपको बैंक से जोड़ दिया गया है, मतलब एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में रूपांतरण करना, दैट कॉल टू डिजिटलीकरण, है ना। मेक इन इंडिया, इंडिया डिजिटल कैसे हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना। डिजिटलीकरण सिंपल सी बात है, आज आपका बैंक से आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जुड़ा है, आप किसी को भी अपडेट कराओ मैसेज आ जाता है, दैट कॉल टू डिजिटलीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उन्नत तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी में कंप्यूटर में उपयोग करते थे। उन्नत तकनीक मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो क्वांटम के सिद्धांत है वो कौन से पीढ़ी के तक कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे, कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। और आप लोगों का एक काम और है, उस काम को बोलते हैं लाइक जरूर करें बच्चों, ताकि मुझे तो समझ आए कि मैं जो इतनी मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बनाता हूं वो आप लोगों को अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है ना कोई इंसान, उसको लाइक करना चाहिए। ठीक है, बताइए कौन से जनरेशन में एआई आया है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई आपको अभी सुनने को मिल रहा होगा और अभी चल रहा है 5वीं जनरेशन। इसको प्यार से समझना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समझेंगे ड्राइंग में। देखिए पहले जनरेशन जो कि 1946 टू 1959 के बीच रहा है, इस समय वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे टेक्नोलॉजी के रूप में। सेकंड जनरेशन जो कि 1959 से 1965 के बीच रहा है, इस समय ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते थे। थर्ड जनरेशन जो कि 1965 टू 1971 में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, जो कि सिलिकॉन से बनता था। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था, और जो कि अभी चल रहा है फिफ्थ जनरेशन 1980 टू प्रेजेंट 2023, इसमें एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके कंप्यूटर को समझ के आपके लिए सब कुछ बना के दे देगा, दैट कॉल्ड टू एआई। ऐसे सवालों को समझ के चलेंगे, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, दैट कॉल्ड टू एआई। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर किसने बनाया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल, दिल खोल के बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग रूपा टंडन, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, और हम जो पढ़ा रहे हैं सवालों के अंदर सवालों को सॉल्व करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉपर्ली सिखा रहे हैं। गुड इवनिंग। चलिए आइए और कमेंट करना चालू करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। बहुत बढ़िया सवाल है। द जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दोनों ने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन म्यूचुअली। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में। उसका नाम था ENIAC। सबसे सफल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC।
ठीक है, ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स एंड कंप्यूटर, सबसे सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसको 1946 में जे पेस्पर एक्सकर्ट और जे डब्ल्यू मैचोली द्वारा विकसित किया गया था। ये इसमें इनपुट में पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, आउटपुट के रूप में प्रिंट आउट का उपयोग किया गया था। ये जो डेटा है ना बेटा, डेटा, इस डेटा को सारे बच्चे याद करेंगे कि 1946 का डेट भी याद करना है, कोई बच्चा भी इसको भूल के आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, ट्रांजिस्टर का खोज किस पीढ़ी में हुआ था? जवाब दीजिए। जब ट्रांजिस्टर का हार्डवेयर में प्रयोग किया गया था कंप्यूटर का, वो कौन सी पीढ़ी थी? गुड इवनिंग बच्चों, जवाब दीजिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? प्यारा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सवाल, तो तबाही के समान इसका आंसर दीजिए। ट्रांजिस्टर का उपयोग की खोज किस पीढ़ी में की गई थी? आपने पढ़ा है, आपको इसमें याद रखना है, डेट भी याद रखना है कि वो कौन सी जनरेशन का डेट था। सवाल पूछा गया व्यापम में। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ये है सेकंड जनरेशन। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, तो मैं आपको एक ड्राइंग फिर से दिखा रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है कि कौन से जनरेशन में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगर आप पहले जनरेशन में आएंगे तो डेट याद रखना है, 1946 टू 1959 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। सेकंड जनरेशन आएंगे 1959 टू 1965 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन आएंगे 1965 टू 1971 आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ जनरेशन आएंगे 1971 टू 1980 माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन आएंगे 1980 टू प्रेजेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये ड्राइंग से सवाल पूछा जाएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सवाल यहां से आएंगे और पूछे जाएंगे। आपको डेट भी याद रखना है, आप भले पीछे का एक डेट याद रखिए। देखिए, ये डेट आपको याद रखना है 1946 टू 1959, आपको पूरा डेट याद हो जाएगा। अच्छे से याद रखना, ये घटना 19 में हुई है, तो सब कुछ याद हो जाना चाहिए। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? अच्छा, सन बहुत अलग दिया है, ठीक है सुप्रिया, एक बार चेक कर लेंगे इसको ना। जवाब दीजिए, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, बताइए, जवाब दीजिए। वर्तमान में, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जनरेशन पढ़ के जाना है, हम जनरेशन को मिस नहीं कर सकते। लेने वाला है सीजीपीएससी और पोस्ट बढ़ के आ रहा है, तो क्वेश्चन की क्वालिटी को तगड़ा रखना चाहेगा पीएससी। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, पांचवी पीढ़ी में आपको याद रखना, अभी लेटेस्ट कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11, पेंटियम 1, ये सब जितने भी लेटेस्ट आते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, आईबीएम कंप्यूटर, पेंटियम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसमें होता क्या है, इस जनरेशन की स्पीड बहुत ज्यादा है, इस जनरेशन में मेमोरी बहुत ज्यादा है, इस जनरेशन में मतलब जो एक प्रकार का लैगिंग को क्या आप बोलोगे, अटकना लैगिंग कम है। ये जनरेशन बहुत फाइन चलता है ना। ये स्पीड पे डिपेंड करता है। फिफ्थ जनरेशन है ना, पांचवा जनरेशन बहुत तगड़ा जनरेशन है, जो कि हम लोग है। अभी एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सोच सकता है, ये आपके काम को कर सकता है, जो कि है फिफ्थ जनरेशन। इस बात को याद रखना। देखो, जनरेशन का चित्र दिखा दिया हूं, क्योंकि एआई बेस है करके ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, और जो सन का प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं ठीक कर दूंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का भी जो इस्तेमाल हो रहा है ना, जो भाषा, जो कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, जो सीपीयू बन रहे हैं, वो बहुत मतलब महंगे भी बनते हैं और तगड़े भी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए स्टूडेंट। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? अब आपने पढ़ा है इस चीज को, आराम से बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खेल रहे हैं हम लोग, तो सारे बच्चे जवाब देंगे। किसका प्रयोग किया गया है द्वितीय पीढ़ी में, किसका प्रयोग किया गया है? जवाब दीजिए, किसका प्रयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर। अभी तो किए थे क्या? बार बार दिखाने का मतलब यही है, ट्रांजिस्टर। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमारे सन में प्रॉब्लम है, ओके, इसको अपन चेक कर लेंगे, पर आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अगला सवाल, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी के जनरेशन से संबंधित है? जवाब दीजिए, पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में आता क्या क्या, तब तक मैं बता दे रहा हूं भाई। डेस्कटॉप, भाई लैपटॉप, ये सब पर्सनल कंप्यूटर तो है भाई, जो आपके पास है वो पर्सनल है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये पर्सनल कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। पर्सनल कंप्यूटर, हाँ, यहीं पे मेरे हिसाब से आगे पीछे लोग जाएंगे, मुझे लग रहा था, क्योंकि उनके मन में हाँ, 1 2 3 4 लोग सही है।
पर्सनल कंप्यूटर है आपके चौथी पीढ़ी का। पांचवी पीढ़ी में तो एआई आ चुका था। याद रखिए, आईबीएम ने चौथी पीढ़ी में पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया था। आईबीएम क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आईबीएम का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटेल पहली कंपनी थी जो माइक्रोसॉफ्ट विकसित कर सकती थी। पहला प्रोसेसर, इस नाम को भी याद रखना, पहला प्रोसेसर इंटेल 400 था। यह सवाल पूछा ही गया है कि दुनिया के पहले प्रोसेसर का नाम बताइए। इंटेल 4004। और याद रखिए, पहला पर्सनल कंप्यूटर अमेरिकन कंपनी आईबीएम ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था। 1971 में सिंगल सिलिकॉन चिप भी बनाया गया था, 1971 की बात है। इसमें 2300 ट्रांजिस्टर भी शामिल थे। तो ये जो पॉइंट्स हम बताते हैं आपको, सारे बच्चे प्रॉपरली याद करके चले, प्रॉपरली। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्रोसेसर कौन सा था दुनिया का, पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब किसने बनाया, ऐसे सवाल ही पूछेगा आपको, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। अगला सवाल, लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? चलिए जवाब दीजिए। लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? सवाल तगड़े हैं, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब देंगे मुझे प्यारे बच्चों। लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? प्यारा सवाल, जवाब देंगे। अच्छा सवाल है ये। गुड इवनिंग किरण, और इसको पढ़िए और प्रॉपरली जवाब दीजिए। लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। हाँ, ये हुआ ना, ये है फोर्थ पीढ़ी। इसी में तो बना था क्या बेटा? पर्सनल कंप्यूटर। ये अब आप फंसे नहीं, वरना सब पांचवी पीढ़ी लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये है पॉमटॉप, ये है लैपटॉप, ये है लैपटॉप, ठीक है, ये है पॉमटॉप। ठीक है, तो पहले का और अभी के चीजें तो बहुत बदल गई है। डिजिटलीकरण क्या होता है? दैट कॉल टू डिजिटलीकरण, कि एनालॉग से जब कंप्यूटर डिजिटल हो गया, उसी को बोला जाता है डिजिटलीकरण। तो पॉमटॉप कुछ इस टाइप का था, और लैपटॉप तो पता है किस टाइप का होता है आपको, है ना? ये पॉमटॉप है, ये लैपटॉप है, कोई बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ है? पता है, प्यारा सवाल, सरल सवाल, छोटा सा सवाल। अब याद हो जाना चाहिए कौन सी पीढ़ी में कौन कौन सी चीजों का यूज किया गया है। वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब हार्डवेयर में इस्तेमाल हुआ था। अब बताइए बेटा, अब तो याद हो जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते आप पारंगत हो जाना चाहिए। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। लेखराम सुरवानी जो चल रहा है ना, उस पर बात करेंगे पहले, ठीक है? आप लोग ऐसे आगे मत भागा करो, जो चल रहा है उसको पहले पढ़ा लो, फिर बात करेंगे आपके डाउट्स में भी, ठीक है? जवाब दीजिए। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? जब वायरस कराऊंगा तब पूछना सवाल। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी में। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, देखिए डेट का हो सकता है कि कहीं डेट आगे पीछे हो, कहीं कहीं का डेट आगे पीछे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? पर यहां पे एक बार देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था, और फिफ्थ में क्या था आपका? एआई। ठीक है, तो कहीं कहीं पे डेट हो सकता है, इसका परफेक्ट डेट कंप्यूटर से चेक करके आपको अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग समझ पाओ चीज को, ठीक है? अगला सवाल, कंप्यूटर के जनरेशन से 1 से 2 सही अनुक्रम चुनिए। मतलब पहले जनरेशन में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था, पांचवें में क्या था? चलिए, अब कौन बताएगा ये सवाल? क्योंकि आपका एग्जाम लेने वाला है सीजीपीएससी, जो कि है चाचा जी, और चाचा जी सवाल सरल नहीं पूछेंगे, इस प्रकार के क्रम से सवाल दिया जाएगा, सीरियल नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कमेंट करके बताइए मुझे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन में 1 से 5 तक का सही अनुक्रम पहले क्या क्या बना, और प्रश्न संख्या डाले बेटा, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप किस प्रश्न की बात कर रहे हो। जवाब दीजिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन बताइए क्या होगा मुझे कमेंट करके। सबको पता है ना, पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी चिप आया, फिर यहां पे माइक्रो प्रोसेसर आया जो कि VLSI के रूप में माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर एआई आया अल्ट्रा लार्ज स्केल के रूप में, जो कि एआई भी लिख लेना यहां पे, है ना? ठीक है, इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है? सवाल के लेवल कुछ इस टाइप से सीजीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अगला सवाल, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। अब जो पांचवी पीढ़ी में है, अभी जो पांचवी पीढ़ी में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो किस प्रकार के एआई का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके बताइए मुझे। पांचवी पीढ़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? अच्छा सवाल है, तगड़ा क्वेश्चन है, जवाब देके अपने आप को खुश कर दीजिए। जवाब दीजिए बच्चों, वेरी गुड, जवाब दीजिए। एआई, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आप चैट जीपीटी का नाम जानते हैं कि नहीं जानते? चैट जीपीटी, ये अभी बहुत फेमस एआई है, इसके बारे में बात करेंगे, चैट जीपीटी के बारे में भी बात करेंगे बच्चों। ये हो गया, तो बार बार ड्राइंग दिखाने का मतलब नहीं है। ENIAC की खोज हुई थी। ENIAC एक कंप्यूटर था, इसकी खोज कब की गई थी? कमेंट करके बताइए मुझे,
एनी एक की खोज कब की गई थी? मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, एनी एक की खोज कब की गई थी? अच्छा सवाल है स्टूडेंट, कमेंट करके बताइए एनी एक की खोज कब की गई थी? ठीक है, कौन सी जनरेशन में की गई थी? पांचवी जनरेशन। अच्छा, जवाब दीजिए। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है एनी एक। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, एनी एक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यह पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सवाल भी आ सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? क्या था? कौन सा था? जवाब दीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में जे प्रेस्पर एकर्ट्स और जे डब्ल्यू मैक्सवेली ने इसको विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर में इनपुट के रूप में पेपर टैप, इनपुट के रूप में मैग्नेटिक टैप, पंच कार्ड और आउटपुट के रूप में प्रिंटर दिया गया था। यह सवाल का पूरा सार है। या तो डेट पूछेगा, या तो फुल फॉर्म पूछेगा, या तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, आविष्कारक पूछेगा, इनपुट पूछेगा, या तो आउटपुट पूछेगा। और तैयारी का लेवल इसी लेवल पर रखना, वरना बाहर हो जाओगे गेम से। अगला क्वेश्चन, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। चलिए एक सवाल को घुमा दिया है, पर ऑप्शन को जंबल करेगा, आपको पहचानना है। मुझे बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर कौन सा था? अभी बताया हूं ना, सबको पता है ना? जाहिर सी बात है ये एनी एक होगा। और इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल है आपके स्क्रीन पे, आपको याद करके चलना है स्टूडेंट। तैयारी को तगड़ा करिए, वरना याद रखिए गेम से बाहर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, ये वही है जो मैं अभी बताया था, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बताएंगे मुझे VLSI ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ है। बताइए, प्यारा सवाल है, कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जवाब दीजिए, ये कौन सी पीढ़ी में आया है? जवाब दीजिए। तो ये है 4th जनरेशन। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, इसमें ही आया है AI। ये जवाब दीजिए, AI आया था इसमें। ठीक है ना, मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। अब थोड़ा समझेंगे इसको। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये देखिए, AI आया था वैसे तो अल्ट्रा लार्ज आया था आपके 5th जनरेशन में, और ये 4th जनरेशन से VLSI आ गया था। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो डिटेल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें यही समझाया जा रहा है कि पहले VLSI आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर आया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल में क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर। क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया। और अल्ट्रा लार्ज में क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो अगर आप तक कंप्यूटर में इतना अंदर नहीं घुसे हो तो मुश्किल है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला जो आ गया है वो टॉपिक का नाम है, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है CGGK। तो CGGK में हम इंटर करने वाले हैं। पहले मुझे वीडियो को लाइक कराऊंगा, सबसे लाइक करिए। और कंप्यूटर के टाइप्स इसी टाइप से पढ़ना है आपको, अंदर से अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाना है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे छत्तीसगढ़ जीके में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोग छत्रपति जी शिवाजी है, सबके सब बहुत अच्छे से इसको बनाना चाहेंगे बच्चों, पर हम देंगे आपको कुछ डिटेल। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चालू करते हैं सेक्शन। पुरातात्विक स्थल स्वास्थ्य विहार संबंधित है। सवाल सरल लगेंगे पर अंदर के डिटेल काम की है इसके। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए स्टूडेंट। श्री राम यादव। बेटा जब पढ़ाई हो रही है ना, तो पढ़ाई को पढ़ाई तक करो। एग्जाम पास करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए वो आपको मिल रहा है, ये सब बातें बाद में करेंगे। ठीक है, चलो चलो। पुरातात्विक स्थल स्वास्थ्य विहार संबंधित है, और मुझे पता है कि मेरे सारे स्टूडेंट विराट कोहली बन जाएंगे, हर बॉल पे छक्का मारेंगे। सिरपुर लगा लिए, वेरी गुड। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो आप। अब देखो कैसे कमेंट आ रहा है। उस समय तो ऐसा लगा था कि सब सो गए हो। सोना नहीं है, सोना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिरपुर में है, समझेंगे। अगर आप सिरपुर नहीं गए हो तो जाइए, ये है आपका। अच्छा, श्वेता त्रिपाठी, वेलकम टू शर्मा कोचिंग क्लासेस, ये हमारी मेंबर बन गई है। ठीक है,
समझेंगे सिरपुर। सिरपुर जाइए, महासमुंद से आगे एक बहुत बढ़िया जगह है सिरपुर, घूम के आइए। अब सिरपुर प्रसिद्ध क्यों है, ये मन में सवाल आना चाहिए। जिला महासमुंद है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में सिरपुर एक ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व का आकर्षण केंद्र है, क्योंकि 5वीं से लेके 8वीं शताब्दी तक के मध्य दक्षिण कौशल की यह राजधानी थी। इस स्थल पर महानदी के किनारे बसा हुआ, मतलब ये इनके पास जो नदी है किनारे में वो है महानदी, और सांस्कृतिक और वास्तु कौशल का अनुपम संग्रह है। बहुत प्यारा जगह है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये राजधानी थी। श्वेता त्रिपाठी मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका नंबर हम मेंबर्स में सेव कर लेंगे ना, और कुछ भी आप मुझसे डाउट बात कर सकते हो। जो बच्चे मेंबर ज्वाइन करते हैं ना, वो मुझसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हो, हम उसको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो चलिए, सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कौशल की राजधानी थी। बहुत पौराणिक जगह है बच्चों, जाइए, मजेदार जगह है, अच्छा लगता है जाने पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहां स्थित है, चलिए जवाब दीजिए। हाँ श्वेता, मैं क्या बोल रहा था आपको, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको मेंबर्स वाले ग्रुप में, मतलब नाम सेव कर लेंगे, मेंबर है करके, आप पर्सनल गार्डियंस सिलेबस डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहां है। मुझे पता है कि सारे बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे हलवा, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो सीजी दबा के। सिरपुर में है, करेक्ट आंसर है। फिर ड्राइंग, ये है लक्ष्मण मंदिर, बहुत भव्य मंदिर है। इसको दिखाने का तात्पर्य यह है ड्राइंग को, कि कभी महासमुंद घूमना हुआ तो वहां से आगे जाइए, बहुत प्यारा मंदिर है। मन 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 एकदम शांत हो जाएगा रे, अच्छा लगता है, ठीक है, घूम के आइए, बहुत प्यारा जगह है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव का मंदिर किस जिले में है, बताइए। हमारे यहां मंदिर बहुत सारे हैं, तो कमेंट करके बताएंगे किस जिले में है छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव का मंदिर। प्यारा सवाल है स्टूडेंट। अच्छा, ये बहुत सरल टॉपिक है, ये सबको पता है, और जो सबको पता है वो थोड़ा सा अलग है, पर डिटेलिंग आपको बता रहा हूं, उससे क्या होगा, माइंड में रिवीजन होता है। कूट वाले सवाल भी कराया जाएगा, पर एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। वार्डन और आपका ये श्रम निरीक्षक उतना भी हाई लेवल का पोस्ट तो नहीं है, पर सवाल आ गया तो जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, कबीरधाम इज द करेक्ट आंसर। कबीरधाम, बिल्कुल। देखिए, मंदिर इसलिए दिखा रहा हूं कि दर्शन हो जाएंगे भगवान के, दर्शन करवा रहा हूं मंदिर का, मंदिर देख लो। कभी कबीरधाम का वर्धा जाना हुआ तो यही मंदिर है, वो दर्शन कर लो, हाथ पर जोड़ लो कि भगवान इस साल मेरे को नौकरी दे देना, और इस साल मेरी शादी हो जानी चाहिए, और सुंदर लड़की शादी हो जानी चाहिए, और मैं जीवन में आगे बढ़ूं। लड़के ऐसा प्रार्थना करो मंदिर को देख के, तभी भगवान सुनेगा तुम लोगों की। प्रार्थना उतना करते नहीं हो। लड़कियों को देखिए, ये सोमवार उपास, वो सोमवार उपास, शुक्रवार उपास, तब जाके उनको सरकारी नौकरी वाला पति मिलता है। तुम लोग कुछ करते नहीं हो। चलो अभी करो, अभी करो, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल समझ लेंगे। भोरम देव का मंदिर कबीरधाम जिले में है, जो 18 किलोमीटर दूर है रायपुर से, 125 किलोमीटर दूर है चौरा गांव से। 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना, बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। मंदिर के चारों ओर मैकाल पर्वत समूह, जिनके मध्य से हरी भरी घाटी है। मंदिर के सामने एक सुंदर सा तालाब है, सुंदर सा तालाब है। इसकी बनावट खजुराहो के समान है, और ये कोणार्क मंदिर के समान इसकी बनावट है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है, वो है भोरम देव का मंदिर। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में नागवंशीय राजा गोपाल देव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि गोड़ देवताओं के देवता भोरम देव थे, और वे भगवान शिव के उपासक थे। भोरम देव शिवाजी को ही, भोरम देव शिवाजी का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरम देव पड़ा। पूरा डिटेल मिल गया आपको भोरम देव के मंदिर का। श्रुति पांडे कह रहे सर लड़के का तो नहीं, आजकल लड़कियों के लिए भी ये सब है, ठीक है, ठीक है, मस्ती कर रहे हैं, है ना, मस्ती मजाक में लीजिए, क्योंकि हम माहौल को ठंडा रखना चाहते हैं। पढ़ाई करते करते दिमाग जम्बल हो जाता है ना। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे डिटेल है भोरम देव का, कि कबीरधाम जिले में है, मंदिर के सामने सुंदर तालाब है, ये खजुराहो और कोणार्क के मंदिर के समान है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का मंदिर है, नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनाया। ये जो डिटेल है आपके पास, ये आपके एग्जाम में सवाल है और पूछा जाएगा इन्हीं डिटेल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस्तर में 1876 में हुए मौर्य विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ, बताइए। ये कार्यकाल वाला सवाल बहुत आता है एग्जाम में, कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। और याद रखिए, ये जो टॉपिक हम आप लोगों को कराते हैं, ये बहुत इंटरनल रिसर्च पे बनता है। इंटरनल रिसर्च पे कर करके निकाल के टॉपिक को कराते हैं बच्चों। तो प्रॉपरली जवाब दीजिए, जबरदस्त जवाब दीजिए, ठीक है। जवाब दीजिए, कमेंट करिए, और क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए, जवाब दीजिए। किसके कार्यकाल में था, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। श्रुति, आराधना, बिल्कुल सही है। भैरम देव इज अ करेक्ट आंसर। याद रखने वाला चीज है ये विद्रोह वाला, इसकी अलग टॉपिक लूंगा मैं। ताला की प्रसिद्ध शिव प्रतिमा का निर्माण काल। ताला एक जगह है बिलासपुर में, वहां पे प्रसिद्ध शिव प्रतिमा मिली
उसका निर्माण काल। बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आज का, और ये एग्जाम में पूछेगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, पूछा जाएगा। ताला के प्रसिद्ध शिव प्रतिमा का निर्माण काल। अच्छा सवाल है स्टूडेंट, छोड़ना किसी को भी नहीं है। जवाब देंगे मुझे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग विनोद। और जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, कम से कम अटेंडेंस के नाम से वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो हमको लगे तो थोड़ा सा माहौल बन रहा है करके। अटेंडेंस के नाम से वीडियो को लाइक कर दिया करो। जवाब दीजिए, ताला के प्रसिद्ध शिव प्रतिमा का निर्माण काल। वेरी गुड, शाबाश। 500 से 550 ईस्वी। वेरी गुड बच्चों, ये हुआ ना बात, समझेंगे पूरा डिटेल है स्क्रिप्ट। सॉरी, ताला की रुद्र शिव की अद्वितीय शिल्प कला का सबसे अनोखा रचना है। ये लाल बालू पत्थर से बना है। वो जो शिव की प्रतिमा मिली है ना, दिमाग में याद रखना, लाल बालू पत्थर की प्रतिमा है। इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये याद रखना, इस मूर्ति को रुद्र शिव भी कहा जाता है। बहुत ही कलात्मक ढंग से बनी प्रतिमा है। इसमें शिवाजी को पशुपतिनाथ अर्थात पशुओं के देवता भी कहा जाता है। ये ताला कहां पे है, बिलासपुर में है, बिलासपुर के समीप है स्टूडेंट। इस डेटा को भी याद रखना है। इस जो प्रतिमा में, इस मूर्ति में शरीर के अंगों को दिखाया गया है, विविध मतलब बहुत सारे पशुओं की आकृति द्वारा शिव जी के स्वरूप को भली भांति उभार कर बताया गया है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष मूर्ति है ये, मतलब एक इतिहास को जानने का एक बहुत अलग ही लेवल है ये। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, गुरु घासीदास संग्रहालय स्थित है। कमेंट करके बताइए। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो कोई भी बता देगा। जवाब दीजिए, गुरु घासीदास संग्रहालय स्थित है। कमेंट करिए, कमेंट, और वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगाइए। वीडियो को लाइक करके आप लोग अटेंडेंस लगाया करिए कि सर हाँ सर हम आए हैं। हाँ, तो ये बताने की जरूरत नहीं, पर मैं एक बार दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, कभी जाना होगा तो इस टाइप का बना हुआ है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर। जाइए, घूम के आइए, बहुत सारी बातें इसमें है ना, वो भी आपको अच्छा लगेगा स्टूडेंट। वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। राज्य के प्रमुख पुरातात्विक स्थल सिरपुर में उत्खनन कार्य कब से कब प्रारंभ हुआ। उत्खनन कार्य, और ये डेटाबेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्खनन, वहां से मतलब पता करना इतिहास को, और ये सवाल बहुत मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे बच्चे। राज्य के प्रमुख पुरातात्विक स्थल में सिरपुर उत्खनन कार्य कब से प्रारंभ हुआ। सुरेश, ऑफलाइन क्लासेस को बंद रखा गया है क्योंकि ऑनलाइन से समय नहीं है, लाइफ में टाइम ही नहीं है भाई, वरना मैं लेता ऑफलाइन क्लासेस। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास समय नहीं है। ये जो आप देखते हैं ना क्वालिटी, इस पे काम करना पड़ता बच्चे, ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं। आप अपने अपने घर में बैठ के जब क्लासेस देखते हो अपने मोबाइल पे, हम इसको बेहतर बनाए, हर बच्चा छत्तीसगढ़ का पढ़ सके, इस पे काम किया जा रहा है। अलग लेवल पे काम चल रहा है। जवाब दो क्या होगा। सही आंसर है 1953 टू 1956। इस बात को याद रखना, समझेंगे। देखो, सिरपुर के उत्खनन का प्राथमिक श्रेय प्रोफेसर मोरेश्वर गंधार दीक्षित को जाता है। इस नाम को नहीं भूलना। उनके निर्देशन में 1953 से लेके 54, 55, 56 तक उत्खनन हुआ। सलाहकार के रूप में अरुण कुमार शर्मा जी ने 40 स्थानों पर यह उत्खनन करवाया था। तो नाम भी याद रखना है, कौन कौन उस समय उसको लीड कर रहे थे और डेट क्या है। ये चीजें थोड़ी सी अंदर की है। अगर नाम पूछ दिया तो नाम याद रखना है, प्रोफेसर साहब का नाम याद रखना है, और आपको सलाहकार पूछ दिया तो वो भी याद रखना है, अरुण कुमार शर्मा जी। क्योंकि याद रखिए, हम जो सोचते हैं उससे उन लोग आगे सोच के क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, तो हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। चलो बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। बताइए, पुरातात्विक स्थल कौन सा है, 4 नाम, और आपको पुरातात्विक स्थल याद भी होना चाहिए। कमेंट करके बताओ मुझे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा पुरातात्विक स्थल होता है। एक्चुअल में क्या है सुरेश, आप लोगों को बेहतर क्लास देने के लिए, जैसे हमारे ऐप में बच्चे हैं 8000 करीब करीब, आप लोग हो टेलीग्राम में 7-7 बच्चे हैं, इनको बेहतर पढ़ाना चाहता हूं मैं, ताकि आप घर में बैठ के भी देखो तो आपको चीजें समझ आए कि सवाल कहां से आता है। ठीक है, इसलिए मेहनत करता हूं मैं इसके पीछे। डीपा डे, ठीक है, ये तो याद वाली चीज है। पुरातात्विक स्थल तो बहुत सारे हमारे यहाँ। इसको जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस सन में प्रारंभ हुआ। बहुत प्यारा सवाल है, इस पे एक वर्ड डाल दिया प्रथम। अब देखते हैं कितने बच्चे घबरा तो नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन से। कमेंट करके बताइए बच्चों। क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन। कुछ समय के बाद आपको इसमें और भी चीजें अपडेट मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको एक हाई क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। वेरी गुड मंगल, शाबाश बेटा, वेरी गुड। जवाब दीजिए 1953। डेट याद हो गया सबको, याद हो ही जाना चाहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आरंग के प्राप्त स्फटिक की प्रतिमा है। कमेंट करके जवाब दीजिए, वो किसकी प्रतिमा है बताइए बच्चों। देखो हम क्या कर रहे हैं, सीजी आप लोगों का तगड़ा है तो सीजी में हम लगा दे रहे हैं जान, है ना। सीजी आप लोगों का तगड़ा है तो सीजी में लगा दे रहे हैं जान, पर सीजी तो आप कर लोगे, 20 नंबर का है, कंप्यूटर है 50। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा।
आरंग से प्राप्त स्फटिक की प्रतिमा है, किसकी है? वेरी गुड। अब कुछ बच्चों ने जवाब दिया पार्श्वनाथ की है। समझेंगे ऐसे दुर्लभ प्रकार की स्फटिक निर्मित 3 तीर्थ की प्रतिमा आरंग से प्राप्त हुई है। 3 संप्रति रायपुर से दिगंबर जैन मंदिर में पूजित स्थिति में रखी हुई है। इसमें एक तीर्थकर है पार्श्वनाथ, इसका आंसर है। शेष 2 है शीतलनाथ की प्रतिमाएं। एक है पार्श्वनाथ और 2 प्रतिमा है शीतलनाथ की। ठीक है, ये शिल्प कला, परंपरा, धार्मिक आस्था का सुंदर सामंजस्य है। तो ये जैन के जो तीर्थकर थे उनकी प्रतिमा आरंग से प्राप्त हुई थी। ये जो पॉइंट्स है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, इसको नोट डाउन करके रखना है और प्रॉपरली याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन, रोम के राज्य की मुद्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से कहां प्राप्त हुई है? कमेंट करके बताइए। रोम के राज्य की मुद्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से कहां से प्राप्त हुई है? प्यारा सवाल, और ये सवाल आपको मिल रहे हैं, मतलब तगड़े क्वेश्चन है। जवाब दीजिए स्टूडेंट। रोम के राज्य की मुद्रा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से कहां से प्राप्त हुई है? अच्छा सवाल है स्टूडेंट, कमेंट करिए। और सारे बच्चे वीडियो को लाइक भी करेंगे। लाइक नहीं कर रहे हो क्या? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ कर रहे हो, ठीक है ठीक है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चकरबेड़ा। ठीक है, तो ये तो पता ही ना चकरबेड़ा कहां पे है? बिलासपुर के पास में है। ठीक है, अब सीजी में तो तुम लोग मास्टर हो, मेरे को देखना है कि अगले सेक्शन में कितने बच्चों के पास दम है जो रुक के उस सेक्शन को आंसर बताते हैं, या सीखो या आंसर बताओ। दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी शैल चित्र की खोज किसने की थी? मैं शैल चित्र भी दिखाऊंगा होता क्या था। वेरी गुड वेरी गुड। दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी शैल चित्रों की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइए मुझे। कर दिया सर, बिल्कुल लाइक ठोक दो, ठोक ठोक के दो लाइक, ताकि मेरा सेशन जब भी ऑन हो आपके पास यूट्यूब भेजे। जब हम किसी को लाइक करते हैं ना, तो पूरी कायनात उससे मिलाने में आपके पीछे लग जाती है, और जब आप किसी को यूट्यूब पे लाइक करते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उसका वीडियो दिखाने में लग जाती है। तो लाइक करना बनता है आपका। जवाब दीजिए, कौन थे? बिल्कुल सही है, मनोहर लाल यादव और वो साथी। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। समझेंगे इसको। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ना, ये जो दिख रहा होगा आपको ड्राइंग, कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो ड्राइंग दिख रहा है ये सभी ना शैल चित्र हैं। रॉक पेंटिंग बोलते थे, जो पहाड़ों पे ड्राइंग बनाया जाता था। ठीक है, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि शैल चित्र होता क्या है। ये है शैल चित्र, इसको देख लीजिए अच्छे से और दिमाग में पुश ऑन करके रख लीजिए कि शैल चित्र होते कैसे हैं, है ना। ये एक प्रकार का शैल चित्र था। रॉक पेंटिंग बोलते थे लोग, इसको बनाते थे कहीं पे आकृति पर बनाते थे, अलग अलग चीजें। कहीं पे मानव की आकृति थी, कहीं पे हाथी की आकृति थी, जो वो देखते थे उसको पेंटिंग करते थे। पहले क्या था, यही चीज था प्रमाण के लिए कि उस समय उस इतिहास में एक्चुअल में क्या हुआ था। इस बात को याद रखना बच्चों। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है क्या? इस क्वेश्चन पे लॉक कर दिया जाए आंसर। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? चलो बताओ, चलो मेरे को। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? ये दुनिया सबको पता है इसका आंसर, तो फटाफट जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? और गलत नहीं करना, ओके बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत नहीं करना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं बताइए? हाँ भैया लाफागढ़ को। करेक्ट बेटा। ये कई बच्चे रायगढ़ क्यों बोल रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। वो है लाफागढ़, ठीक है ठीक है। ये क्या है? चतुरगढ़, ये तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि आश्रम किस जिले में स्थित है? जवाब दीजिए मुझे। सप्तऋषि आश्रम किस जिले में स्थित है? जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है। और अभी हम क्या है, सीजी का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जवाब दीजिए, किस जिले में स्थित है सप्तऋषि आश्रम? कमेंट करके बताइए मुझे, किस जिले में स्थित है? हाँ, सरगुजा। वेरी गुड बेटा, सरगुजा है क्या? सप्तऋषि आश्रम सरगुजा में है क्या? कल धमतरी सिहावा पर्वत बोल रहे कई बच्चे, कई लोग ए बोल रहे हैं। चलो मैं ए के साथ जा रहा हूं, अगर हम रॉन्ग होते हैं तो हम इसको ठीक करवाएंगे, है ना। ठीक है, सप्तऋषि आश्रम, ठीक है। जो बच्चे जा रहे हैं उनको हम देख लेंगे बाद में, है ना। कई बच्चे सी धमतरी बोल रहे हैं, कई बच्चे ए बोल रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, इसको अपन चेक कर लेंगे एक बार, है ना। अगर मेरे पास आंसर अलग बुक में अलग दिया है तो चेक कर लिया जाएगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। धमतरी है सर जी, कोई बात नहीं, धमतरी भी टिक करके रखते हो मैं, ठीक है। मैं इसको चेक कर लूंगा, ऑथेंटिक बुक है हमारे पास, हम चेक कर लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? नो बेटा, सुनील नेताम अभी हम नहीं करेंगे चेक, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, ताकि उसको हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, चेक करके कल अपडेट कर दिया जाएगा। जवाब दीजिए, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? भोरमदेव बताइए, किस शैली से बनाया गया है भोरमदेव को? भोरमदेव का मंदिर पता है ना, कबीरधाम में है, बताया था ना उस समय। नागर शैली, नागर शैली क्या है सीखना एक बार। नगर शैली शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर निर्माण के कारण इसे नागर की संज्ञा दी गई। समझना बेटा,
नगर शैली शब्द नगर से बना है, नगर निर्माण के कारण से नागर की संज्ञा दी गई है। शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर के 8 प्रमुख अंग होते हैं। मूल आधार जिस पर संपूर्ण भवन का निर्माण होता है। ठीक है, मूल आधार, इसमें पूरे भवन का निर्माण होता है, नगर से बना शब्द है। अगर आप ड्राइंग देख पा रहे हो तो यह है नागर शैली का एक एग्जाम्पल जो कि आपके मंदिर निर्माण की शैली में होता है। अगर आप देख पा रहे होगे ये आधार पे बना मंदिर है, कुछ इस टाइप से रेडी किया जाता है इसको। इस ड्राइंग से आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ इस टाइप से रेडी किया जाता है नागर शैली का मंदिर। ठीक है, तो ड्राइंग से आपको क्लियर हो गया नागर शैली, नगर से हुआ था इसका निर्माण, संज्ञा दी गई थी नागर शैली। मेन जो बेस होता है उससे मंदिर का निर्माण किया जाता है। यह है आपका नागर शैली बच्चों, इस चीज को याद रखना। चलो अब मैं देखता हूं, अभी हमारे पास 152 बच्चे हैं। कौन दमदार व्यक्ति है जो पूरा मैथ्स के क्वेश्चन तक टिकता है, और जो रुकेगा समझ लो उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन है, और जो निकल जाएगा समझ लो एग्जाम में भी वो निकल जाएगा। चालू करेंगे मैथ्स, क्योंकि ये है वीक आप लोगों का। और जो सवाल मैं लेके आ रहा हूं, समय है 2 घंटा, एग्जाम में 20 क्वेश्चन आना है, उसको ही मैं यहां पे समझा रहा हूं कि बनाना कैसे। जो जा रहा है उसे जान दीजिए, और जो रुक रहा है वही इंसान आगे जाएगा। ठीक है, चलो 30 परिमाणों का औसत 20 है, अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है। इन सभी परिमाणों का औसत क्या होगा? चलिए बच्चा, और अब देखते हैं कैसे। जो जा रहा है बेटा समझ लेना, वो आपका कंपटीशन नहीं है। जो रुक के सवालों का आंसर देगा वो आपका कंपटीशन है। और हम आप देखना चाहते हैं कि इस लाइव सेशन में 153 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के एंडिंग तक कितने बच्चे रुकते हैं, तो समझ लीजिए वो आपका कंपटीशन है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। तो 30 परिमाणों का औसत 20 है, 20 परिमाणों का औसत 30 है। इन सभी परिमाणों का औसत क्या होगा? कमेंट करके बताइए, फिर मैं तरीके बताऊंगा आपको। समय बचाना है गणित में, और बचाने का तरीका होता है ट्रिक। चलिए 1-2 बच्चों का जवाब फटाफट आना चालू हो गया। आकाश का आ गया, मंगल का आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट पार होने के बाद मैं बताऊंगा इसको व्यापम के सवाल को कम समय में कैसे बनाया जाता है, दिमाग कैसे लगाया जाता है। चलिए कुछ बच्चों का आया, अब जिनसे नहीं बना समझना बेटा, एक तरफ परिमाण लिख लेना और एक तरफ औसत लिख लेना, इसको एवरेज बोलते हैं। पहले बोल रहा है कि 30 परिमाणों का औसत कितना है? 20 है, तो टोटल परिमाण कितने हुए बेटा? 600 हो गए। 20 परिमाणों का औसत कितना? 300 है, तो टोटल कितने हो गए? ये भी 600 हो गए। तो देखिए यहां पे समझना, टोटल परिमाण कितने निकले? 50। टोटल वैल्यू कितनी आई? 1200। यहीं पे काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 24। ए इज द करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा आप जगह मत घेरना एग्जाम में जाके। हाँ, परिमाण को ही क्यों लिए बेटा? एवरेज तो एवरेज है, परिमाण ही आपकी संख्या है। पहले 30 थी, फिर 20 थी, तो टोटल हो गए 50। और इनका वैल्यू कितना कितना आया? 600, 1200 काटा तो कितना आंसर आ गया? 24। बहुत कम समय में इस सवाल को निकाल के हम अगले सवाल में चले जाएंगे। एवरेज आपके सिलेबस में दिया है, उसी को मैं करा रहा हूं। अगला सवाल, 8 पुरुष का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पे आ जाने पर नए व्यक्ति का भार बताइए। चलो बताओ, मैं बता रहा हूं जो मैच के एंड तक रुकेगा वो आपका कंपटीशन है, जो चला जाएगा वो आपका कंपटीशन नहीं है। तो खुश हो जाइए, देखते हैं कि आज एंड तक कितने बच्चे रुकते हैं। किसमें है दम कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के वार्डन में आने वाले हैं। तो कौन है वो व्यक्ति जो ऐसे सवालों को बना ले? सवाल तो कठिन दिख रहा है, कोई है निकालने वाला? और प्रश्न संख्या भी डालना। हाँ, इसमें राकेश कुमार साहू जो कि हमारा बहुत स्टूडेंट तगड़ा है, ये हमेशा खेल रहा है रबारब। उसके बाद आ रहा है राज यादव, मीना। समझाता हूं, अब देखो प्यारा सवाल है। 8 पुरुष है, देखो बेटा समझना, इसमें 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति का स्थान पर कोई नया आ रहा है, तो चुपचाप यहां पे लिखेंगे 65। सीखना, ये जाने आने की बात हो रही है कि 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक कितने 8 व्यक्तियों में 1.5 किलोग्राम जो वेट है बढ़ रहा है। टोटल 8 व्यक्तियों में कितना बढ़ रहा है? 1.5 किलोग्राम। अब ये प्लस का चिन्ह क्यों लिए? कि कोई आ रहा है, आ रहा है तो प्लस लेंगे, जा रहा है तो माइनस। आ रहा है तो प्लस लेंगे, जा रहा है तो माइनस लेंगे। तो 65 यहीं पे हो गया। 15 8 120 पॉइंट कितने के बाद? एक के बाद है 65 और 12 ऐड किए तो 77। मेरे हिसाब से 2 लाइन में बन गया सवाल। समझना, इसमें जो जा रहा है, जिस व्यक्ति का स्थान चेंज हो रहा है, उसको यहां पे लिखो। यहां बोल रहा है जब एक नया व्यक्ति 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का स्थान ले रहा है, स्थान चेंज को यहां पे लिखो। तो टोटल 8 लोगों में 1.5 kg बढ़ रहा है, तो आ रहा है ना, तो प्लस लिखो, तो आ गया 77। ये सवाल आराम से बनाया जा सकता है। कठिन दिखता है पर कठिन होता नहीं है। जिसको मैं समझा दूं वो सवाल ऐसे बना लेगा। तो 77 इज द करेक्ट आंसर। कम समय में बम सवाल और निकल गया जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 तरीका बताऊंगा मैं, 2 तरीका बताऊंगा। एक को बोलते हैं ट्रिक और एक को बोलते हैं हल। पर उसके लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट, क्योंकि याद रखिए हमको जो टैली किया गया है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में बनाना है।
20 मिनट लेंगे तब बचेगा एक अपना कितना हुआ 60-60-120 मतलब 100 मिनट। 100 मिनट में जीके वीके सब देखना है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा हल। देखिए स्टूडेंट, अगर बोलेंगे ना तो सबसे बेस्ट मेरा क्या है, मैथमेटिक्स है, बेस्ट है मेरा, इसमें मेरा हाथ तो पकड़ नहीं सकता कोई। पर हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे रुकेंगे वो आपके कंपटीशन है, जो चले जाएंगे वो आपके कंपटीशन नहीं है। देखते हैं, कुछ बच्चों ने बी 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 कमेंट किया है, पर जो लड़कियां, खासकर बोलूंगा गर्ल्स, सीख लेना मेरे से, ये इससे बाहर कुछ नहीं आए। चलो, तो मैं आप लोगों के भ्रम को दूर करते हुए इस सवाल को 1 सेकंड में बना के दूंगा मैं, 1 सेकंड में। पहले हम चलेंगे ट्रेडिशनल मेथड में। प्रथम 10 सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब एक लंबा सीरीज मिलता है तो हम पहले वाले को लेते हैं, अंतिम वाले को लेके एवरेज निकाल लेते हैं। तो 2 + 20/2, दो संख्या हुई, 22/2 काटा तो 11 आया। ये आपका आंसर आ गया 11, है ना। अब आपको 10 आप लिख लिए क्योंकि 10 था, पर ये लंबा होता तो क्या करते भाई, 10 संख्या था तो लिखते बन गया, 100 होता तो क्या करते, फंस जाते। इसी फंसने से बचने के लिए जब भी सम संख्या का औसत पूछेगा, दिमाग में लिख लो कॉपी में, जब भी सम संख्या का, लगातार सम संख्या का, इस वर्ड को याद रखना, लगातार सम संख्या का औसत पूछेगा तो जो भी अंक दिया रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। यहां पे 10 बोला था, एक ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 11, खत्म। एक लाइन पे मामला खत्म। प्रथम 10 संख्या था ना, अगर बोलता प्रथम 100 सम संख्या का तो 100 में एक जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता। अगर ज्यादा बड़ा संख्या देगा तो बस आपको ये पुट ऑन करने आना चाहिए बच्चों। तो मेरे हिसाब से कई बच्चे एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लगा सकते हो, पर हम बताते हैं बेस्ट। लगातार सम संख्या का औसत पूछेगा तो संख्या में आपको एक जोड़ के आंसर बना लेना है, क्योंकि ताम झाम करने का समय नहीं है लाइफ में, अपने पास तो नहीं है भाई, हमको मैथ बना के निकलना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्लियर हुआ क्वेश्चन ये वाला? एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए, ये सवाल अच्छा लगा? सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? जवाब दीजिए बच्चों, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करके बताइए सवाल क्लियर है ये वाला। मेरे हिसाब से सवाल क्लियर होना चाहिए। यस सर। अगला क्वेश्चन, चलो यहां पे समझेंगे कि 30 लड़कों की एक कक्षा का औसत भार 200 ग्राम घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले एक लड़के के कक्षा के चले जाने पर एक नया लड़का शामिल होता है। देखिए, ये जाना, ये आना, शामिल होना, नए लड़के का वजन, मैंने क्या बताया था, जो रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस किसको कर रहे हैं, 25 किलोग्राम वाले को रिप्लेस कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं ना, कि 25 किलोग्राम वाले लड़के के चले जाने पर अगर कोई जाता है तो क्या होता है, लाइफ माइनस होता है। तो क्या हो रहा है कि 30 लड़कों में 200 ग्राम घट जा रहा है, 30 लड़कों में, तो 200 ग्राम घटेगा तो ये हो गया 6000 ग्राम। और 6000 ग्राम को आप लिख सकते हो 6 kg, और 25 kg में से 6 kg माइनस करोगे तो आएगा 90 kg। इसको तो मैं ही बना दिया, ठीक है, इसको तो हम ही निकाल दिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, जो रिप्लेस होगा 25 किलोग्राम वाले लड़के के स्थान पे एक नया लड़का आ रहा है, तो रिप्लेस वाले को यहां लिखो, जाने की बात हो रही है तो माइनस लिखो, और 30 लड़कों में 200 ग्राम कम हो रहा है, टोटल 600 ग्राम होता है। 600 ग्राम को अगर आप 1000 ग्राम से भाग दोगे तो 6 kg आता है, तो 25 में से 6 घटा दो तो 19 kg का लड़का वहां पे मौजूद होगा। मेरे हिसाब से ऐसे बड़े बड़े सवाल से डरने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसे निकलते हैं बच्चों, ऐसे। तो क्या बोलती पब्लिक, आपको समझ आई सवाल? मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ वाला क्वेश्चन, जाना आना रिप्लेस वाला सवाल को बना लोगे आप लोग? ठीक है, बड़े बड़े सवाल से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है डरने की जरूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाता हूं। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए? चलिए बच्चों, मैं इसके लिए टाइमर लगाता हूं 1 मिनट। ये तो सरल क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए। हाँ, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों के पास एक विल पावर है कि पूरे क्वेश्चन पे वो रुकते हैं। एक विल पावर है जो पूरे क्वेश्चन पे रुकेगा। मैं मान लूंगा कि व्यापम में हॉस्टल वार्डन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, है ना, और आपका ये श्रम निरीक्षक में उसका एक पोस्ट तो कंफर्म है। सबसे ज्यादा सफल इंसान पता कौन होगा लाइफ में? सबसे ज्यादा सफल इंसान वो इंसान होगा जिसके अंदर धैर्य रहा है, जो डरता नहीं है सवालों से, फेस करना जानता जिंदगी को। हो गया तो हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, अब नया करेंगे। चलो बताओ, क्योंकि मेरे को लग रहा है 150 तक बच्चे अटके हुए हैं, ये छोड़ के भाग मत जाए, क्योंकि डर नहीं बनना, घबराहट, सीखो रे सीखो, हम सिखा रहे हैं आपको, ऐसे सवालों को चुटकियों में सिखा रहे हैं आपको। चलो कुछ बच्चों जवाब आ गया, समझे बेटा? 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो टोटल कितना औसत हुआ 48। 7वीं संख्या जोड़ी जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है 10 होता है। 7वीं जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है 70 हो जाता है।
तो यहां से बस माइनस कर लो, ये कितना हो गया 2 2। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे डी डी क्यों मार रहे हो? सातवीं संख्या कौन सी है? 22 होगी ना बेटा। 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो टोटल संख्या हो गया 48। उनमें सातवीं संख्या जोड़ी जाए, पहले संख्या 6 थी, 7 हो गई, औसत कितना हो गया 10। अब दोनों का गैप निकाल लो ना, 22 है, तो वो संख्या क्या है 22। बहुत सरल सवाल था ये। मैं पानी पी रहा हूं, जल पी रहा हूं, एक बार सारे बच्चे समझना। मनीष टंडन अपना मोबाइल टिक करो, कमेंट करके बताइए क्या बोलती पब्लिक, समझ आ रही है ना सबको? सीख रहे हो ना, औसत के क्वेश्चन है ये, और ये जबरदस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये हम आपको जो सिखा रहे हैं ना, ये कोई नहीं बताएगा। इस टाइप के जो डेमो क्लासेस जो लोग, छोड़ो, कोई नहीं बताएगा सवाल। क्लियर है? अच्छा, ये सवाल होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही जाने आने वाला सवाल है, सेम क्वेश्चन है, जाने आने वाला सवाल। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जवाब मुझे सभी टेलीग्राम में दे देना, या रखना, मैं कल चालू करूंगा इस सवाल से। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जाने वाला सवाल है, ठीक है? ये वाला कर लेना बेटा, ठीक है? अगला चालू करता हूं। चलो, 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, प्रथम 5 का औसत 58 है तथा अंतिम 5 का 56 है। छठवां प्रेक्षण क्या होगा? चलो बेटा कमेंट करके बताओ, जवाब दीजिए और देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों में दम आ गया। 156 बच्चे हैं। सर आपने आंखें खोल दी, मैं आंखें खोलता हूं लोगों की। धरातल पे आना जरूरी है, हवा में उड़ने वाले आसमान में रह जाते हैं, जमीन का मजा नहीं पा पाते। धरातल में ये बेटा सवाल आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन बनाएगा उसको? 20 मिनट में 20 सवाल बनाना है, वरना वहां पे आप नहीं बना पाओगे, समय ज्यादा लोगे, उधर छूट जाएगा। इसलिए अपने आप को पिकअप करिए। देखिए 150 से हो गए 146। बच्चों का मन कैसे टूटता है जब आप मेहनत करने से डरते हो, तब आप लाइव क्लास से भागते हो। ठीक है, कैसे कम होते जा रहे हैं बच्चे। ये वो लोग हैं जो आपको कंपटीशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं, सवालों को सॉल्व नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते। चलेंगे, हम बताएंगे इसको। 11 प्रेक्षण का औसत है 60, तो टोटल कितना हो गया 660। प्रथम 5 का कितना है 58 है। ये कितना हो गया 8 पंचे 40 की सुन हासिल है 4, 5 25, 4 29, और अंतिम 5 का कितना है 56 है। 5 छक्के 30 हासिल है 3, 5 25 3। ठीक है, देखो समझना बेटा, 11 दिया है और आपके पास 10 का डेटा है, तो माइनस करेंगे तो 1 का डेटा निकल जाएगा। थैंक यू माया दुबे। 0 ये हो गया 17, ये हो गया 500, कितना हो गया 70। तो 660 में से घटा लीजिए, ये हो गया 9 और 90 इज द करेक्ट आंसर। 11 का दिया था तो टोटल 11 का दे दिया, तो टोटल 11 का एवरेज आया 660। प्रथम 5 का दिया 58, उसका आया 290, अंतिम 5 का आया 280। दोनों को ऐड करके बड़े वाले से घटा देंगे तो छठवा का निकल जाएगा 90। कविता ले रहे हैं, सेक्शन वाइज ले रहे हैं, आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ सीजी जीके दे रहे हैं, आपको मैथ्स दे रहे हैं। बहुत याद रखिए, एक इंसान द्वारा इतना देना भी बहुत बड़ी बात है ना। हम आपको दे रहे हैं और हम ये भी चेक कर रहे हैं कि 150-56 बच्चों में से विल पावर तगड़ा किसका है। जो यहां हार गया ना ऑनलाइन में, वो वहां तो जीत ही नहीं पाएगा, और जिनका तगड़ा है वो निकाल लेगा। चलिए बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करिए। प्यारा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी करेंगे। हमारा सेशन जबरदस्त चल रहा है, सारे बच्चे लाइक भी करें, और हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे अंतिम तक रुकते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं इसको, वो भी फ्री में। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यह सवाल थोड़ा सा हार्ड है, समझने पे है कि 3 बजे प्रातः समय तापमान 13 डिग्री नीचे था, दोपहर तक तापमान 32 डिग्री में वृद्धि हो गया। तापमान में प्रति घंटा वाली औसत वृद्धि क्या होगी? यह सवाल बहुत कम बच्चे बना पाएंगे, पर मैं एक बार टाइमर लगा के मैं अपने बच्चों को चेक करना चाहूंगा कि कोई है क्या, कोई है? बाहुबली 2 कोई है क्या? अमेंद्र बाहुबली कोई है? तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखो कैसे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, मन थक जाता है रे, मन हार जाता है। जब इंसान वो काम नहीं कर पाता ना, तो वो सरल रास्ता ढूंढता है कि वीडियो बंद करके सो जाओ, ये सवाल नहीं आएगा। और जिसके मन में कंट्रोलिंग पावर है, मन कंट्रोल अच्छा है, क्षमता तगड़ी है, नहीं सर समझा रहे, सीखना है आज के दिन, एक सवाल भी सीख गया मतलब बहुत है, वो इंसान बहुत आगे जाता है। 137 हिम्मत तो आएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम धरातल की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल मत करिए, बड़ा बड़ा काम बिल्कुल मत करिए, बेसिक काम करिए, आप आगे बढ़ जाओगे। 137 कैसे लोग भाग रहे हैं, उनको नहीं बन रहा है सवाल, वो आपका कंपटीशन नहीं है। आप जो बच्चे हो, आप हो आपके कंपटीशन। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे भी दिया। 5 डिग्री द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। 3 बजे जो तापमान था वो -0 डिग्री था, मतलब 13 डिग्री नीचे था, तो लगा दिया माइनस। और 12 बजे तक कितना हो गया, वो 32 डिग्री प्लस हो गया। समझा बच्चा? 3 से 12 9 घंटे में चेंजेस आए, बदलाव को ही हम बोलते हैं अंतर।
बदलाव को अंतर बोलते हैं। तो कुछ मत करिए, 32 डिग्री में 13 डिग्री का अंतर चेक करिए। तो 32 में ये ऐड हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 45, और 3 से 12 बजने में लगे 9 घंटा। तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंचे 45, बी इज द करेक्ट आंसर। समझना, वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रातः 3 बजे तापमान था 13 डिग्री नीचे, तो ले लिए माइनस। दोपहर को 12 बजे था 32 डिग्री प्लस, तो लिए प्लस। अब जाहिर सी बात है, तापमान में अंतर आ रहा है ना, उस अंतर को चेक किए। 32 डिग्री में माइनस 13 डिग्री माइनस किए, टोटल आया 45 डिग्री, और टाइमिंग कितना लिया, 9 घंटे का, तो एवरेज कितना आ गया, 5। सवाल कठिन थे पर ये जबरदस्त थे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, जिन्हें भी दिया शाबाश। अगला सवाल, 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आती है, शिक्षक की आयु क्या होगी? मेरे हिसाब से अब तो ये बन जाना चाहिए। चलो 1 मिनट का कमेंट देता हूं। सत्या कौशिक, अपने मोबाइल को रिफ्रेश करो, मेरी आवाज इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, घर वालों को भी जा रही होगी। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। देख लीजिए बच्चों, 160 से बच्चे हो गए 127, तो समझ लीजिए आपका कंपटीशन बहुत कम है। फॉर्म भले 1.5 लाख लोग डालेंगे, आएंगे कंपटीशन मात्र 7 से 8 हजार लोग। कंपटीशन आपका बहुत कम है। लोग भागते हैं, हर जगह लोग भागते हैं, अपने आप को नकली खुशी देते हैं कि वो खुश है लाइफ में करके, उनको मजा आता है। अंदर से जानते हैं, सब जानते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। ये वो लोग हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ? चलो 24 लड़का और उनका शिक्षक मिलाएंगे तो टोटल 25 हो जाएंगे। भाई भाई लड़के 24 है, टीचर है, तो कितने हो गए, 25। उनकी औसत आयु कितनी है, 15। 15 पंचे 75 की 5 86 लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 हो गया 37। तो टोटल 25 लोगों की औसत आयु है 375। अब टीचर को हटा दिया जाए तो भैया पहले 24 लोग थे, टीचर हटा तो कितने हो गए, पहले 25 थे तो 24 हो गए, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 15 से 14 हो गया, ये कितना हो गया, इंटू कर लीजिए, 4 चौक 16, 80 लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 2, ये हो गया आपका 333। अब भैया इसका गैप चेक कर लो, आपको टीचर का एज निकल जाएगा। 375 में 336, ये कितना हुआ 9, यहां बचा 6 में 3 गया 3, ये कट गया 39 वर्ष। 38 निकल रहा है बेटा, 39 आएगा, 39 आएगा बेटा, 39। ठीक है, क्लियर हुआ है ना भाई? एक टीचर हटा तो 1 कम हुआ, यहां से 1 कम हुआ, माइनस कर दो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है ना क्वेश्चन, सवाल क्लियर है ना? 39 से क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, इसका 2 तरीका बताऊंगा बेटा, 2 तरीका, एक बोलते हैं ट्रिक और एक बोलते हैं बेसिक। चलो, लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत कितना है, 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एकदम सही बात है, बाजीगर मैं बाजीगर। चलो जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। लगातार 5 सम संख्या जो कि ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का औसत क्या होगा? कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे, बी और ई का औसत क्या होगा? चलो पहले अपन ट्रिक पे चलते हैं। 5 सम संख्याओं का औसत 52 दिया है, तो 52 है सम संख्या, उससे पहले सम संख्या आएगी 50, उसके बाद आएगी 48, उसके बाद आएगी 54, उसके बाद आएगी 56। 1 2 3 4 5 सम संख्या हो गए। जब भी औसत देता है उसको सेंटर में रखिए। अब यहां पे नंबरिंग कर दीजिए, ए बी सी डी ई। बोला है बी और ई का औसत क्या होगा? बी है आपका 50 और ई है आपका 56। इंटू कर लीजिए 300, इंटू कर लीजिए 25 0 0, और ये हो गया 2800। 2800 आपका उत्तर आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन? समझ आया है ना? ट्रिक समझ आया? एक काम करो ना यार, ट्रिक से बनाओ ना, समय बचाओ, ट्रिक से बनाओ। फालतू वहां जाके ताम झाम करने से बेटर है ट्रिक से बनाइए बेटा, ट्रिक से बनाइए। ट्रिक से कैसे बनाओगे? देखो, ए बी सी डी ई 5 सम संख्याओं का औसत 52 है। औसत 52 है मतलब बीच वाली संख्या, इससे पहले 50 आएगा, 48 आएगा, ये 54 आएगा और ये 56 आएगा। अब बोल रहा है बी और ई का गुणनफल क्या होगा, बी और ई का, तो 50 और 56 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2800 आएगा। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, क्लियर हो जानी चाहिए ये वाला बात। क्लियर है? 2800 कैसे आया? जब भी सम संख्या आएगा, मतलब 5 लगातार 11 लगातार 9, तो ये बन जाएगा, पर इसमें कंडीशन